गणराज्यों का विधान तथा शासन पद्धति। गणराज्यों के विधान तथा शासन पद्धति के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है। इतना तो स्पष्ट है कि लिच्छवी आदि बड़े गणराज्यों की शासन व्यवस्था मौर्य, कोलीय आदि छोटे राज्यों की अपेक्षा भिन्न रही होगी। गढ़ की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्य में आंतरिक शक्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, उपाध्यक्ष, सेनापति, भंडारगर, कोषाध्यक्ष आदि प्रमुख थे। परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एवं केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पढ़ जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। इसी प्रकार एक स्थान पर साक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 50 बताई गई है। ये संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडारगारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इससे प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता था जो अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि, विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के से संबंध में कोली तथा साक्यों के कृषकों के बीच विवाद हुआ तो अब उन्होंने अपने अपने अधिकारों को सूचित किया तथा अधिकारियों ने अपने राजाओं को बताया कि राजाओं ने इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात युद्ध का निर्णय लिया। इस प्रकार कौशल नरेश विडूटस द्वारा साक्य गणराज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उसकी राजधानी का घेरा डालकर उसमें आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर साक्यों ने अपनी संस्थागार और आत्मसमर्पण अथवा युद्ध करने के ऊपर विचार विमर्श किया। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। लिच्छवी गणराज्य में सेनापति के चुनाव का भी एक विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार सेनापति खंड की मृत्यु के बाद सेनापति सिंह की नियुक्ति संस्थागार के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के आधार पर की गई थी। कुशी नारा के मल्लों ने बुद्ध की अंत्येष्टि तथा उसकी धातुओं के विषय में अपने संस्थागार के विचार विमर्श किया। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि गणराज्यों का शासन राजतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। यदि यह मान लिया जाए कि बौद्ध संघ की कार्य पद्धति गणराज्यों की कार्य पद्धति पर आधारित थी तो हम गणराज्यों की कार्य प्रणाली के विषय में कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि गण संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद के ही समान थी। प्रत्येक सदस्य के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस कार्य के लिए आसन पन्नापक नामक पदाधिकारी होता था। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित नियम होते थे। संस्थागार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्य 3 बार दोहराया जाता था तथा विरोध होने पर स्वीकार कर लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। गुप्त प्रत प्रणाली की प्रथा थी। अनुपस्थित सदस्य मत लेने के नियम बने हुए थे। मतदान के अधिकारी को सालाका ग्रहण कहा जाता था। प्रत्येक सदस्य को अनेक रंगों की सालकाएं दी जाती थी। विशेष प्रकार के मत के लिए विशेष रंग का सालका दिया जाता था।
सलका ग्रहण के पास पहुंचती थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है। विवादग्रस्त विषय समितियों के पास भेजे जाते थे। संस्थागार के कार्यों को संचालन के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। गणों की कार्यप्रणाली का अध्यक्ष ही संभवतः संस्थागार का भी प्रधान होता था। सामान्य गणराज्यों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण विधान नियंत्रण था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें 4 से लेकर 20 तक सदस्य होते थे। ये केंद्रीय समिति द्वारा ही नियुक्त की जाती थी। गणाध्यक्ष की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता था। केंद्रीय समितियां न्याय का भी कार्य करती थी। वज्र संघ के न्याय व्यवस्था के विषय में बुद्ध घोष की टीका सुमंगलवासिनी में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था। इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार थे: विनिश्चय, महामत, वोरही, व्यवहारिक, सूत्रधर, अष्टकुलक, भंडागारिक, सेनापति। उपराजा और राजा। राजा का न्यायालय अंतिम होता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त कर दे सकता था, किंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकता था। वे उसे उच्चतर न्यायालय में भेज देते थे। राजा दंड देते समय पावेनियोपोष्टक अर्थात पूर्व दृष्टांतों का अनुसरण करता था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि लिच्छवी गणराज्य के व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः सुनिश्चित रखा गया था। यह एक नागरिक की स्वतंत्रता के जनतांत्रिक विचारधारा पर समर्थन करता है जो विश्व इतिहास में शायद अद्वितीय है। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थी जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतें के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास का ध्यान रखती थी। गणराज्यों के विधान तथा शासन के विषय में हमें जो थोड़ी बहुत भी सूचना मिलती है, इससे स्पष्ट होता है कि ये राज्य बड़े समृद्ध एवं सुव्यवस्थित रहे होंगे। स्वयं महात्मा बुद्ध वज्र संघ की सुव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में पता चलता है, उन्होंने अपने शिष्य आनंद से वज्जियों की प्रशंसा करते हुए कहा था, जब तक वे बार बार अपने संस्थागार में बैठक करते रहेंगे, मिलकर सहमत से रहेंगे, निर्णय लेंगे, प्राचीन परंपराओं का पालन करेंगे, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे तथा उनके आदेश का पालन करेंगे, तब तक उनकी प्रगति होती रहेगी। वस्तुतः वज्र संघ की शक्ति उसके संगठित में ही निहित थी। जब तक यह संघ संगठित रहा, अजातशत्रु जैसा शक्तिशाली राजा भी उसमें भयभीत थे, किंतु जब उसमें फूट पड़ी गई तब उसका पतन हो गया। गणराज्यों के विनाश के कारण। जैसा कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बुद्ध काल में कुछ गणराज्य अत्यंत शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने समकालीन गणराज्यों या राजतंत्रों का बड़ा प्रतिरोध किया। देशभक्ति का स्वाधीनता की भावना उसमें फूट कूट कर भरी हुई थी, किंतु ये राजतंत्र के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके तथा अंततः उनका पतन हुआ। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी बताए गए हैं। काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्यों की स्वाधीनता का अंत कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनका विलय हो गया, किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं है। हमें ज्ञात है कि समुद्रगुप्त कालीन गणराज्य नाम मात्र के लिए उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे तथा उन्हें पर्याप्त आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई थी। गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसके शासन में उच्च पदों का आनुवंशिक होना है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में सर्वत्र राजतंत्र की ही प्रशंसा की गई तथा राजा का पद दैवी माना गया था। अतः गणराज्यों ने भी सुशासन एवं सुरधा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपना लाभकर समझा।
गणराज्यों के शासन राजतंत्रों के अनुकरण उदाहरण से स्पष्ट है कि वह लिच्छवी गणराज्यों की आनुवंशिक रूप से उत्तराधिकारी थी। क्रमशः गणराज्यों में सत्ता सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में निहित हो गई। अब राजतंत्र से उनका कोई विभेद नहीं रह गया। इस प्रकार उसके शासन का जनतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। गणराज्यों की आपसी फूट तथा समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति को ही न्यूनाधिक रूप से उसके पतन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।